हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स को। इसमें हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हमने जाना था क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप को कैसे प्रोड्यूस किया जाए उसके बारे में हमने जाना था। तो अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को और जानेंगे कि हमने कितना पढ़ा है और कितना हमें याद है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो फिल इन द ब्लैंक से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे और आप सभी ने इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड दिया था। उसके बाद हमने क्या देखा था, जो रबी की फसल और खरीफ की फसल है उसके हमने मैच किया था कि कौन से कॉलम से कौन सा पॉइंट यहाँ पे मैच हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसमें हमसे पूछा गया था प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए, यानी कि हमें हर एक क्रॉप के, हर एक फसल के हमें दो दो एग्जाम्पल यहाँ पे देने थे। ठीक है, क्या क्या हमारे पास आया, हमारे पास आया यहाँ पे जो खरीफ की फसल है उसमें उसकी जो एग्जाम्पल है वो है धान और मक्का, यानी पैडी और मेज। नेक्स्ट हमारे पास जो रबी क्रॉप आई है, रबी क्रॉप के क्या क्या एग्जाम्पल हमारे पास आए हैं, वो है गेहूं और मटर, यानी कि वीट एंड पी। चलिए, हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन के बारे में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको इनकी व्याख्या करनी है। सबसे पहला जो वर्ड है, सबसे पहला जो शब्द है वो है सॉइल की प्रिपरेशन। सॉइल की प्रिपरेशन क्या होती है, उसके बाद है सोइंग यानी कि बुआई। नेक्स्ट है वीडिंग, यानी कि जिसे हम निराई कहते हैं। थ्रेशिंग हो गया है, तो आपको इन सभी शब्दों को क्या करना है, डिफाइन करना है कि क्या मतलब होता है इन शब्दों का। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी का जो निर्माण है वो क्या होता है। चलिए, आप में से मुझे कौन बताएगा कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होती है, किस लिए हम करते हैं। जीआईसी थराली, जीआईसी थराली, एक बच्चा माइक लीजिए और ऑन कीजिए माइक को। हेलो ठीक है बच्चा, मैम, अपना माइक नाम ऑन कर रखा बताइए। है। एक बच्चा बात कीजिए, खड़े होकर एक बच्चा बात कीजिए। मैम हाँ, प्रियांशु अपना बिष्ट। नाम बताइए मुझे। मैम प्रियांशु बिष्ट। प्रियांशु। अब प्रियांशु मुझे ये बताइए कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का क्या मतलब है, क्या होता है जब हम मिट्टी की तैयारी करते हैं तो क्या होता है उसमें। मैम मिट्टी को तैयार करना। किस प्रकार से हम तैयार करते हैं मिट्टी को। मैम हल लगा चलिए, के। आप एक काम कीजिए, हल लगा के, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, जो आपके नेक्स्ट में जो बच्चा है उसके नेक्स्ट में जो बच्चा है जिन्होंने स्वेटर नहीं पहने उन्हें माइक दीजिए। हाँ, इन्हें माइक दीजिए। यस मैम। मैम बच्चे, गुड नाम क्या मॉर्निंग। है आपका। मैम नवीन फरसान। गुड मॉर्निंग, नाम क्या है आपका। मैम नवीन फरसान। मैम नवीन नवीन। फरसान। अच्छा नवीन, ये बताइए, ठीक है नवीन, मुझे ये बताइए कि मिट्टी की तैयारी क्यों करते हैं हम। मैम ध्यान बोतने के लिए। मैम मिट्टी को अच्छा, हल्का तो करने के क्या लिए। होता है मिट्टी की तैयारी, क्या होता है जब हम हल जोतते हैं, मिट्टी की जब हम तैयारी करते हैं, हल लगाते हैं, तो क्या होता है उसके बाद, क्या परिणाम आते मैम हैं। मिट्टी मुलायम होती है। मैम मिट्टी मुलायम होती है। मुलायम होती है। अच्छा, कैसे मुलायम होती है मुझे बताइए। नवीन, मैं अभी आपको बताऊंगी कि मिट्टी की तैयारी क्या होती है, उसके क्या फायदे हैं। ठीक है, यस। बैठिए। जीआईसी खुरबुरा, आप लोग भी ध्यान से सुनिए, हम फिर से रिपीट कर लेते हैं। देखिए, मिट्टी की तैयारी में होता क्या, हम सभी जानते हैं। हमने क्या किया कि जो हमारा खेत था उसे हमने खेत में जुताई कर दी, ठीक है, यानी कि हमने हल लगा दिया। हल लगाने से क्या हुआ, मिट्टी ढीली हो गई है। किस प्रकार से ढीली हुई, पहले क्या था, जो हमारे पास जो खेत था वो एकदम मैदान बना हुआ था। अब हमने जब हल लगाया तो मिट्टी क्या हुई, ढीली हो गई। उससे क्या हुआ, अब हम आराम से बुआई कर सकते हैं। और जब हमने बुआई की तो वहां पे जब अंकुरण होगा उस बीज से, और उस बीज से क्या होगा, तने का निर्माण होगा और जड़ का निर्माण होगा, तो आसानी से होगा। क्योंकि बीज कहाँ होगा, मिट्टी के अंदर होगा। और अगर मिट्टी ढीली होगी तो आसानी से उसकी जड़ें क्या होंगी, नीचे की ओर बढ़ेंगी और उसका तना ऊपर की ओर बढ़ेगा। एक हो गया है, एक फायदा हमें मिल गया है। सेकंड जो हमें मिला बेनिफिट, उसमें क्या था कि मिट्टी में जब हम पानी डालेंगे, हम खाद डालेंगे, तो आसानी से जो पौधे हैं उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे, अवशोषित कर पाएंगे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो गैसों का विनिमय है, जो पानी का विनिमय है, वो आसानी से होगा क्योंकि मिट्टी अब यहाँ पे ढीली हो चुकी है। अब समझ आया सबको? यही चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे थे। हमने कहा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन एग्रीकल्चर, यानी कि मिट्टी की तैयारी कृषि में पहला कदम है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज डन टू लूजन द सॉइल विच इज एसेंशियल फॉर रूट पेनिट्रेशन इनटू सॉइल। हमने क्या कहा, मिट्टी को ढीला करने के लिए मिट्टी की तैयारी की जाती है जो मिट्टी में जड़ों के प्रवेश के लिए आवश्यक होती है। यही बात हमने की है यहाँ पे। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा दिस अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजिली, loosening of soil allow the growth of earthworms and microorganisms which will help to keep soil fertility by adding humus to the soil. Loosening of soil also bring nutrients rich soil to the top layer which is essential for the growth of plants. क्या क्या हमें चीजें बताई गई हैं, ध्यान से पढ़िए। हमने कहा इससे जड़ें आसानी से सांस ले पाती हैं। किससे? जब हमने मिट्टी को तैयार किया और वहां पे हमने क्या किया, हल लगाया, तो मिट्टी ढीली हो गई है, अब आसानी से गैस एक्सचेंज हो पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा मिट्टी को ढीला करने से केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है। क्यों होगी केंचुए और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि? क्योंकि वहां पे क्या होगा, उन्हें ज्यादा आसानी से सांस ले पाएंगे, उन्हें ज्यादा आसानी से वो क्या करेंगे, पानी को कंज्यूम कर पाएंगे, यानी कि अवशोषित कर पाएंगे, और इससे उनकी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा जो मिट्टी में ह्यूमस डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने में मदद करेगा। कौन मदद कर रहा है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में? यहाँ पे केंचुए और सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या कहा, मिट्टी को ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी भी ऊपरी परत पर आ जाती है जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। अब आप सभी ने देखा होगा कि खेतों में जब हल लगते टाइम आप सबने देखा होगा। अब आपको पता है कि क्यों हम हल लगाते हैं और क्या हल के फायदे हैं। जीआईसी खुरबुरा, आपको समझ आया इस क्वेश्चन का आंसर कि क्यों हम मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं, क्या लाभ होते हैं इसके? हमने कहा कि मिट्टी की तैयारी में हम कर क्या रहे हैं, सिंपली हमने क्या किया, हल लगाया खेतों में जिससे कि मिट्टी ढीली हो गई है। मिट्टी ढीली होने के क्या लाभ है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि मिट्टी की प्रिपरेशन में क्या आता है, हल लगाना आता है। अब उसके दो फायदे, हमने कहा दो फायदे क्या क्या हैं। एक तो जो बीज है, बीजों का जब अंकुरण होगा तो उससे जड़ और तने का निर्माण आसानी से हो, क्योंकि जड़ें आसानी से नीचे की ओर बढ़ेंगी। दूसरा फायदा ये है कि जब वहां पे जड़ का निर्माण हो गया है तो अब जड़ क्या करेगी, आसानी से पानी और जो खनिज लवण है उसे अवशोषित कर पाएगी। ठीक है। जीजीआईसी भागलपुर में ध्यान दीजिए आप लोग। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड आता है वो है सोइंग। बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, बुआई की जाती है। चलिए, सोइंग में हमने सिंपली क्या किया, जब हमने मिट्टी को तैयार कर दिया है तो ये सेकंड स्टेप है। आपको स्टेप याद रखने, पहला जब भी हम किसी फसल को का उत्पादन कर रहे हैं तो पहला स्टेप क्या होगा, मिट्टी की तैयारी हम लोग करेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, वहां पे सोइंग होगा, यानी कि बीजों की बुआई होगी। हम सभी जानते हैं बीजों की बुआई कैसे होती है, या तो हम हाथों के द्वारा करेंगे, और अगर बड़े बड़े खेत हैं तो हम क्या करेंगे, मशीनों का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब बुआई से पहले वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं, उसका आंसर आप देंगे। जीजीआईसी भागलपुर में, जीजीआईसी भागलपुर में आपको आवाज आ रही है? हाथ खड़े कीजिए जिससे आवाज आ रही है। आवाज सबको आ रही है, ठीक है। तो आप में से मुझे कौन बताएगा कि जब हम बुआई करते हैं तो उससे पहले वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं? हाथ खड़े कीजिए, कौन बताएगा? किसी को नहीं आता? जीआईसी थराली, आप में से मुझे कौन बताएगा कि जब हम बुआई करते हैं तो उससे पहले हमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? हाथ खड़े कीजिए, किससे आता है? चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जीजीआईसी भागलपुर में जो बच्चे फ्रंट में बैठे हैं, बेटा ध्यान दो आगे। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। देखिए, हम सबको पता है बुआई क्या होती है। हमने क्या किया, बीजों को बो दिया है मिट्टी में, सिंपली से बुआई कहते हैं। लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, वो है बीजों की गुणवत्ता। यानी कि हमें उत्तम किस्म के बीजों को वहां पे बोना है। उसके लिए हमें एक छोटा सा टेस्ट करना पड़ता है कि जो बीज हमने रखे हैं वहां पे बोने के लिए, उनमें से कौन सा हेल्दी सीड है और कौन सा डैमेज सीड है। तो क्या किया था हमने, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो क्या क्या किया था हमने जीजीआईसी भागलपुर में? किसी को याद है कि हमने क्या किया था बीजों के टेस्ट के लिए?
हाथ खड़े कीजिए अगर किसी को याद है तो। किसी को याद नहीं है, चलिए ठीक है, फिर से हम रिपीट कर लेते हैं। हमने क्या किया, पानी लिया, पानी में बीजों को डाला। अब जो डैमेज सीड थे, जो खराब बीज थे, वो ऊपर तैरने लगे, ठीक है। और जो वहां पे हेल्दी सीड थे वो नीचे पानी की तली में बैठ गए थे। तो हमने क्या किया, ऊपर के जो खराब बीज थे उन्हें फेंक दिया और नीचे के जो बीज थे, जो हेल्दी सीड थे, उन्हें बो दिया। इतनी सी बात हमें यहाँ पे ध्यान रखनी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो गया है। आपने पढ़ा यहाँ पे क्या क्या कहते हैं सोइंग। हमने कहा sowing is an important process in crop production. First, healthy seeds are selected before sowing. After selecting healthy seeds, sowing is done by either traditional method or by using a equipment seed drill. यानी कि फसल उत्पादन में बुआई एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सबसे पहले बुआई से पहले स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। स्वस्थ बीजों का चयन करने के बाद बुआई या तो पारंपरिक तरीके से की जाती है या उपकरण के सीड ड्रिल का उपयोग करके की जाती है। अब आपको समझ आया ये बताइए मुझे, जीआईसी थराली समझ आया आपको? जीआईसी थराली आप लोगों को समझ आया ये बताइए। जीआईसी फागलपुरमा, जीआईसी थराली माइक ऑन कीजिए अपना। यस मैम, समझ आ गया। सबको समझ आ गया, ठीक है, वेरी गुड, बैठिए। जीआईसी फागलपुरमा माइक है तो माइक लीजिए। हेलो मैम। हेलो, आपका नाम क्या है? मैम दुर्गा शर्मा। ओके, गुड मॉर्निंग दुर्गा। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा ये बताओ, अभी तक हमने जो भी पढ़ा आपको समझ आया? यस मैम। अच्छा, तो ये बताइए दुर्गा कि इससे आगे की प्रोसेस आपको याद है कि इससे आगे हम क्या करते हैं? मैम हम निराई करते हैं, हाँ ठीक है, थ्रेसिंग चलिए करते ठीक हैं। है। तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, अपनी बुक और अपनी कॉपी दोनों ओपन करनी है, ठीक है, और इसे नोट करना है। तो सारे बच्चे पहले इसे नोट कीजिए। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आया था वो क्या था, वो था यहाँ पे निराई यानी कि वीडिंग। अगर हम देखिए, जब हम पढ़ रहे थे फसल उत्पादन के बारे में तो आपको स्टेप ध्यान रखने। हमने क्या किया, सॉइल की प्रिपरेशन की, उसके बाद हमने क्या किया, बुआई की है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कुछ खाद वहां पे डाली, मैन्योर ऐड किए, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर हमने वहां पे ऐड किए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, निराई की है। तो निराई सिंपली क्या होती है, आप सबने सुना है निराई जो शब्द है, जीआईसी थराली, आपने निराई शब्द सुना है? हाथ खड़ी कीजिए अगर सुना है तो। हाथ खड़े करके मुझे, ठीक है आपने सुना है। जीजीआईसी पागलपुरा आपने सुना है, निराई किसे कहते हैं? ठीक है, अब मुझे कौन बताएगा कि निराई किसे कहते हैं? जीआईसी थराली, जीजीआईसी पागलपुरमा, आप में से मुझे कौन बताएगा? हाथ खड़े कीजिए। किसी को नहीं बताना निराई किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, जीआईसी थराली को बताना है, ओके ठीक है। चलिए अपना माइक ऑन कीजिए अब, जीआईसी थराली। हेलो हाँ ठीक है, मुझे पहले अपना नाम बताइए। मैम, मयंक चिंदोला। मयंक, यस मैम। अच्छा। हाँ तो मयंक मुझे बताइए निराई किसे कहते हैं? मैम, अनावश्यक पौधों को खेत से हटाना। ओके वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो मयंक ने मैं बहुत अच्छी बात बताई कि अनावश्यक पौधों को जब हम हटा देते हैं, कहाँ से, फसलों के बीच से, उसे हम निराई कहते हैं। मयंक बैठिए। जीआईसी थैंक यू मैम। थराली में जो मयंक है वो काफी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, बैठिए थैंक यू मैम। मयंक। तो हमने क्या कहा, निराई सिंपली क्या है, हमने फसल को बोया। अब उससे पहले जान लेते फसल किसे कहते हैं। हमने कहा जब किसी बड़े से खेत में हम एक ही प्रकार के पौधों को बोते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। यानी एक ही नस्ल के पौधों को हम बो रहे हैं, जैसे कि पूरे खेत में या तो हम गेहूं बो रहे हैं या फिर हम धान को बो रहे हैं, तो उसे हम एक फसल कहते हैं। अब क्या होता है कि टाइम के साथ फसल के साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं, यानी अनावश्यक पौधे उगाते हैं। अब उन्हें हटाना जरूरी हो जाता है। क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए
जहाँ पे हमारी फसल उग रही है वहाँ वहीं पे क्या हो रहा है, जो प्लांट है, जो अनावश्यक पौधे हैं वो भी उग जाते हैं। अब क्या होगा, वो जो अनावश्यक पौधे हैं वो भी मिट्टी से खनिज लवण को भी अवशोषित करते हैं और पानी को भी अवशोषित करते हैं, जिससे क्या होगा, फसल और उन अनावश्यक पौधों के बीच में कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, अब कंपटीशन होगा तो क्या होगा, हम क्या चाहते हैं, हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है कि फसल का उत्पादन करना और अधिक से अधिक उत्पाद को प्राप्त करना। अब अगर अधिक से अधिक उत्पाद हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक खनिज लवण और पानी उन्हें प्रोवाइड कराना पड़ेगा, यानी कि जितनी मात्रा की उन्हें आवश्यकता है उतनी मात्रा हमें उन्हें देनी है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब कंपटीशन हो जाएगा, किसके लिए, पानी के लिए और खनिज लवणों के लिए यहाँ पे कंपटीशन हो जाता है, तो अब कंपटीशन होगा तो फसल को यहाँ पे जो पानी है वो कम मिलेगा, क्योंकि कुछ जो पानी है वो तो अनावश्यक पौधों ने ले लिया है। उसी प्रकार से जो हमारी फसल है उसे खनिज लवण कम मिलेंगे, क्योंकि कुछ मात्रा में जो खनिज लवण है वो किसने ले लिए, अनावश्यक पौधों ने ले लिए। अब हमने क्या किया, उन अनावश्यक पौधों को निकाल दिया है, जिससे कि जितना भी वहाँ पे पानी अवेलेबल था, जितने भी वहाँ पे खनिज लवण उपलब्ध थे, वो सारे किन्हें मिले, हमारी फसल को मिले, जिससे कि हमारा उत्पादन अच्छा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम निराई करते हैं। आप सबको ये पता होगा कि निराई किसे कहते हैं, लेकिन निराई क्यों करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आप सबको पता है कि क्यों हम निराई करते हैं, क्या लाभ होते हैं निराई के, और अगर निराई ना की जाए तो उसकी क्या लाभ हानि होती है। अब नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास पॉइंट आता है वो है थ्रेशिंग। क्या होती है थ्रेशिंग, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे थ्रेशिंग के बारे में। हमने क्या पढ़ा, प्रोसेस ऑफ separating the chaff from the crop is known as threshing. Threshing is carried by a machine called combine, which is a harvester as well as the thresher. Threshing is also done by winnowing, where the blow of air is used to separate the chaff from crops. क्या होता है threshing, हमने कहा फसल से भूसी को अलग करने की प्रक्रिया को हम threshing कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, अगर फसल से भूसी को अलग करेंगे तो उसे हम थ्रेशिंग कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा थ्रेशिंग कंबाइन नामक मशीन द्वारा की जाती है, जो हार्वेस्टर के साथ साथ थ्रेशर भी है। मंडाई भी फटक कर की जाती है, जहां हवा के झोंकों का उपयोग फसलों से भूसी को अलग करने के लिए किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं। आप सबने थ्रेशिंग की भी होगी और देखा भी होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर में डिफरेंस बताना है। फर्टिलाइजर्स को हम क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं, और मैन्योर को हम क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये बताइए, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बात की थी किसकी, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की। कौन मुझे बताएगा कि उर्वरक और खाद में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर है दोनों में। जीआईसी थराली, जीजीआईसी पागलपुरमा, किसे आता है हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी थराली, मयंक आपको आंसर करना है। मैम फर्टिलाइजर एक आजीविक खेती होती है और खाद से हम हमारे पेड़ पौधों में डालते हैं जिससे वो जल्दी उग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और कोई पॉइंट आपको याद आ रहा है, चलिए अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं किसकी, फर्टिलाइजर्स और जो मैन्योर होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले फर्टिलाइजर्स को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे उर्वरक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैन्योर को हम क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। अब फर्टिलाइजर्स की जब भी बात होगी, जब भी हम उर्वरक की बात करेंगे, तो क्या होते हैं उर्वरक, ये केमिकल से बनते हैं, रसायनों के द्वारा बनते हैं और फैक्ट्री में इनका निर्माण होता है। यानी कि फर्टिलाइजर्स का जो निर्माण है वो आर्टिफिशियली हो रहा है, कृत्रिम रूप से हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरे छोटे छोटे और भी डिफरेंस आते हैं, जैसे कि इनका निर्माण फैक्ट्री में हो रहा है। वहीं अगर मैन्योर यानी खाद की बात की जाए तो खाद का जो निर्माण है वो जैविक कचरे से होता है और नेचुरली होता है, स्वाभाविक रूप से होता है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण हो रहा है। यहाँ पे कोई फैक्ट्री की जरूरत नहीं होती है, ना ही यहाँ पे रसायनों का उपयोग किया जाता है। पहला डिफरेंस तो ये आ गया। सेकेंड डिफरेंस के बारे में बात करने से पहले ये तो आप सभी को पता होगा कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का कार्य क्या होता है। आपको पता है कि इन दोनों का कार्य क्या होता है। हमने कहा उर्वरक और खाद का क्या कार्य होता है। देखो खाद का जहां भी नाम आ जाए हम क्या कहते हैं कि हमारी फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, खाद का उपयोग वहां पे करते हैं, क्योंकि खाद क्या प्रोवाइड कराते हैं, जो खनिज लवण है
कि जो खाद होती है वो हमारे जो पौधे होते हैं या फसल होती है उसे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। कि क्या होते हैं जो फर्टिलाइजर्स और मैन्योर हैं वो कर क्या रहे हैं, हमारे जो पौधे हैं, हमारी जो फसल है, उन्हें पोषक तत्व प्रदान कर रहे हैं। अब पोषक तत्व क्या होंगे, जैसे जितने अधिक पोषक तत्व इन्हें मिलेंगे, यानी कि जितनी इन्हें आवश्यकता है उतने पोषक तत्व अगर इन्हें मिलते हैं तो जो फसल है वो अच्छे से ग्रो होगी। ठीक है, इसी अब आपको ये इनका कार्य भी पता चल गया, दोनों का कार्य एक जैसा है, लेकिन अब देखेंगे डिफरेंस क्या है। हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, लेकिन मैन्योर क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ठीक है, पहला डिफरेंस हमने देख लिया है। सेकेंड हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो फर्टिलाइजर्स हैं इनका जो निर्माण होता है वो कृत्रिम रूप से होता है, यानी कि आर्टिफिशियली होता है। वहीं अगर हम मैन्योर की बात करें तो हमने कहा ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन वेस्ट, यानी कि जो जैविक कचरा होता है, जैविक कचरे से क्या मतलब है कि जो कचरा किसी जीव से हमें मिल रहा है, चाहे वो पेड़ की पत्तियां हो, चाहे वो किसी की डेड बॉडी हो, चाहे वो फल सब्जियों के छिलके हो, वहीं से क्या होता है, खाद का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ पे कोई भी केमिकल यूज नहीं होगा। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा जो फर्टिलाइजर्स हैं वो फैक्ट्री में इनका निर्माण होता है, और अगर मैन्योर की बात की जाए तो मैन्योर में जहाँ पे भी जो जैविक कचरा होगा, चाहे वो खेत में है या कहीं पे भी है, वहाँ पे क्या होगा, खाद का निर्माण होता है। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल, यानी कि जो उर्वरक हैं वो सॉइल को क्या करेंगे, ह्यूमस प्रदान नहीं करेंगे। और अगर बात करें मैन्योर की तो ये क्या करेंगे, मिट्टी को ह्यूमस प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्या डिफरेंस हमने देखा, हमने कहा कि जो उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनमें अधिक मात्रा में न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, और अगर तुलना करें खाद की उर्वरक से तो यहाँ पे कम पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों में अगर देखें तो ज्यादा पोषक तत्व मिल रहे हैं फर्टिलाइजर्स में, और मैन्योर में कम पोषक तत्व मिलते हैं। नेक्स्ट हमने क्या डिफरेंस देखा, हमने कहा लॉन्ग टर्म यूज हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन सॉइल। अब हमने क्या किया, अगर हम फर्टिलाइजर्स को यूज करते चले जा रहे हैं और बहुत लंबे टाइम तक हम कर रहे हैं तो ये क्या करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को खराब कर देता है। वहीं अगर हम खाद या मैन्योर की बात करें तो हमने कहा कि ये क्या करता है, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, ना कि घटाता है। अब देखिए हमने क्या किया, फर्टिलाइजर्स में अगर अधिक पोषक तत्व हैं तो उन्हें कम मात्रा में यूज किया, और मैन्योर में अगर कम मात्रा में पोषक तत्व हैं तो उसे अधिक मात्रा में हमने यूज किया। तो ये क्या था, डिफरेंस था फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बीच में। तो क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।